Okay. नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जिले के प्रबुद्ध लोगों के साथ बजट पर की परिचर्चा। मुजफ्फरपुर के 5 युवक शिवरात्रि पर पाकिस्तान के कटरा शिव मंदिर में करेंगे पूजा। और आखपुरवा कांड के बाद से बंद आई हॉस्पिटल खुलवाने को लेकर नागरिक मोर्चा का सत्याग्रह शुरू। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रविवार को मिठनपुरा स्थित एक रेस्टोरेंट में केंद्रीय बजट पर परिचर्चा के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केंद्रीय बजट पर लोगों के बीच महंगाई और बेरोजगारी का भ्रम फैला रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इस बजट में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की परिकल्पना है। हर क्षेत्र में विकास की योजना है, साथ ही किसानों के एमएसपी बढ़ाए गए हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग के साथ बड़े उद्योगों को भी गति देकर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की पहल है। हर हाथ को रोजगार और हर सिर को छत देने की परिकल्पना सही मायने में मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की सोच को परिलक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि आंकड़े गवाह हैं कि कांग्रेस नीति सरकार से मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई कमतर है। दूसरी ओर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए श्री राय ने कहा कि हम देश को समृद्ध और विकसित बनाने की सोच रखते हैं और वे किसान विरोधी बात करते हैं और अपने परिवार के विकास की योजना को साकार करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, बात चाहे किसानों की हो, नौजवानों की, रोजगार, कारोबार, मध्यम वर्ग की हो या फिर गरीबों की। इस बजट में उनकी बेहतरी के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इस बजट के अमल में आने के साथ भारत आर्थिक, सामरिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत बनेगा और जब हम 21वीं सदी के समापन के मौके पर मिलेंगे तो निस्संदेह भारत विश्व गुरु बनकर खड़ा होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने देश स्तर पर बढ़ती आत्महत्याओं पर चिंता जाहिर की और कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राज्य सरकार की तत्परता आवश्यक है। फिर भी केंद्र सरकार इसे गंभीरता से लेती है और मौजूदा बजट में यह ख्याल रखा गया है कि हर क्षेत्र में इस कदर प्रयास हो ताकि लोग किन्हीं कारणों से विक्षुब्ध होकर आत्महत्या करने से बचे। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के कथन की देश में गृहयुद्ध की स्थिति है को खारिज किया और कहा कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में दक्षता के साथ काम किया है, देश में कहीं भी अलगाव की स्थिति नहीं है और वे यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर सीमा पर भी कोई आंख दिखाता है तो हम उसे मुस्तैदी के साथ झुकाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि एक और लोग किसानों को एमएसपी बढ़ाकर देने की बात करते हैं, दूसरी ओर महंगाई का भी भ्रमजाल फैलाते हैं जो अनुचित है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी कर रही है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मद में मोदी सरकार ने 2,37,000 करोड़ खर्च करने का अहम फैसला किया। यह पैसे किसानों के खाते में जाएंगे। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार ने 7,50,000 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा है। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने की योजना है। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 2022-23 में 8 रोपवे का ऑर्डर दिया जाएगा। रोपवे ऑर्डर पीपीपी मॉडल पर होगा। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने अगले 100 साल के लिए ढांचागत विकास की रूपरेखा पर काम किया है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के बजट में दोगुना से ज्यादा वृद्धि करते हुए
73,000 करोड़ रुपया रखा गया है। साथ ही मजदूरी बढ़ाकर 156 से 202 किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सभी के सर पर छत की सोच के साथ नए वित्तीय सत्र में 80 लाख मकान बनाने की योजना है। इसके लिए 48,000 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। कृषि बजट 1,24,000 करोड़ रुपए है, जिससे किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार की पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बदलाव किए गए हैं, जिसमें अपनी संस्कृति, इतिहास और संस्कार का समावेश होगा। साथ ही कौशल विकास पर भी फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उद्योग के क्षेत्र में किसी को आने से रोक नहीं सकते। आदरणीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों बहनों, पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन जी, महामंत्री बेबी जी, बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत जी, भाई केदार जी, कल्याणकारी, प्रगतिशील और देश के भविष्य को नई दिशा देने वाला बजट है। यह बजट नौजवानों को रोजगार देने वाला बजट है, किसानों के कल्याण के लिए यह बजट है, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, यानी कि सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए न्याय के संकल्प और सिद्धांत के साथ यह लाया गया बजट है। के लोग, चाहे वह कांग्रेस के लोग हों, चाहे कांग्रेस की गोद में बैठी हुई बिहार की आरजेडी की तरह कोई पार्टियां हों, चाहे अन्य पार्टियां हों जिसने लोहिया के सिद्धांत को भुला दिया है, जेपी के सपनों को भुला दिया है, वैसी पार्टियों को हम कहना चाहेंगे कि जरा अपने गिरबान में झांक कर देखें। जो विभिन्न क्षेत्रों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा में वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रेषित यह 2022-23 का बजट, यह एक ऐतिहासिक बजट है और अब तक का देश की आज़ादी से सबसे बड़ा बजट है। देश की आज़ादी के बाद यह बजट गरीब और बेरोजगारों को बेहतर भविष्य देने वाला बजट है। पाकिस्तान स्थित हिंदुओं के धर्मस्थल शिव मंदिर कटासराज का दर्शन करने मुजफ्फरपुर से 5 लोगों का इस बार चयन हुआ है। वे सभी कटासराज शिव के साथ साथ भगवान श्री राम के पुत्र लव की समाधि स्थल का भी दर्शन व पूजन करेंगे। इनका चयन भारत पाक समझौता 1972 के तहत हुआ है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष भारत से 200 व्यक्तियों को कटासराज दर्शन के लिए केंद्र सरकार अपने खर्च पर भेजती है। इस बार दर्शन के लिए शहर से 5 लोगों का चयन किया गया है। इसमें आचार्य डॉक्टर चंदन उपाध्याय, अमित कुमार, कृष्ण कुमार प्रभाकर, मनीष कुमार व पवन कुमार मेहता शामिल हैं। ब्राह्मण टोली निवासी डॉक्टर चंदन ने बताया कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सती दाह के बाद भगवान शिव की आंख से 2 बूंद आंसू गिरे थे। एक से रुद्राक्ष और दूसरे से कटासराज स्थित सरोवर का निर्माण हुआ। इस सरोवर की मान्यता मान सरोवर के बराबर है। उन्होंने बताया कि वह अपनी टीम के साथ 25 फरवरी को ट्रेन से अमृतसर पहुंचेंगे। 26 फरवरी को भारत सरकार द्वारा यात्रा के दिशा निर्देश दिए जाएंगे और 27 फरवरी को बाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। 5 मार्च को उनकी वापसी होगी। इस धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं लोगों ने इस बात पर हर्ष जताया कि शिवरात्रि के अवसर पर वह भगवान शिव का पाकिस्तान में दर्शन कर पाएंगे। जी, केंद्रीय सनातन धर्म बोर्ड जो अभी हरियाणा में स्थित है, उसके प्रेसिडेंट श्री शिव प्रताप बजाज जी के द्वारा हमसे बात हुआ था, तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 200 व्यक्तियों का चयन किया जाता है
जो भी पहले 200 व्यक्ति होंगे उनका चयन होगा। हम 2019 से इस प्रक्रिया में लगे हुए थे। 2019 में हमारा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन पुलवामा अटैक होने के कारण से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए थे। इस वर्ष नवंबर में भी हम लोग विलम्ब हो गए, इस कारण से नहीं जा पाए। अभी हम लोगों ने अपना पासपोर्ट भेजा, पासपोर्ट हम लोग का सेलेक्ट हो गया। पाकिस्तान एम्बेसी के द्वारा वहाँ से फॉर्म भी हम लोग को आ गया। फॉर्म को हम लोगों ने फिलअप करके वहाँ भेज दिया है। वहाँ से हम लोग को स्वीकृति मिल चुकी है कि हाँ आप लोग की यात्रा होगी, अगर कोविड का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है तो। जी, यात्रा कब है ये? यात्रा 27 तारीख को बाघा बॉर्डर के द्वारा शुरू होगी। कहाँ पे ये यात्रा शुरू करना है? सबसे पहले तो हम लोग कटास राज्य के लिए जाएंगे, जो कटास शहर में पाकिस्तान स्थित है। वहाँ पे मान्यता ये है कि शिव जी जब सती हुई थी तो शिव जी ने उनके याद में रोया था, तो उनके आंख से 2 आंसू की बूंद गिरे थी। पहला आंसू से रुद्राक्ष मतलब रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब उनका आंसू, रुद्राक्ष का पेड़ जन्मा, और दूसरा जो आंसू गिरा था उससे वो सरोवर बना था। दूसरी मान्यता यहाँ की ये है कि जिस समय महाभारत काल में यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ था उसी सरोवर के तट पे हुआ था। बहुत सारी कथाएं और मान्यताएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं। बहुत प्राचीन शिवलिंग है वहाँ पे। कैसे कैसे यात्रा होगा आप लोग? कटास राज के दर्शन करने के बाद हम लोग लाहौर स्थित भगवान रामचंद्र जी के प्रथम पुत्र लव के समाधि स्थल पे जाएंगे। लाहौर शहर ही लव के द्वारा स्थापित शहर था। वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा, दीप प्रज्वलन भी किया जाएगा। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की स्थिति बेहद अच्छी नहीं है, तो जाकर फिर कैसा महसूस करेंगे? देखिए, हम तो पहली बार वहाँ जा रहे हैं। ये भी सुनने के लिए मिला है कि वहाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के जाने से, वहाँ दान धर्म करने से कुछ स्थिति में सुधार हो, वहाँ के लोग को जागृत हो। सरकार से भी हम लोग जरूर अनुरोध करेंगे वहाँ जाने के बाद कि कम से कम धर्म कर्म के नाम से पूजा पाठ वहाँ होने देना चाहिए। ऐसे तो साल में 2 ही बार वो मंदिर खुलता है, शिवरात्रि के मौके पे और एक बार नवंबर में। लेकिन सरकार से हमारी अनुरोध यही रहेगी कि वहाँ प्रत्येक दिन पूजा पाठ हो, हिंदुओं का आना जाना बना रहे वहाँ पे। इस बार शिवरात्रि के अवसर पे आप लोग? जी, इस बार शिवरात्रि 1 मार्च को है, जिस दिन हम लोग रुद्राभिषेक करेंगे वहाँ पे जाके। क्योंकि आज पाकिस्तान बना है, एक दिन वो हिंदुस्तान ही था। हम 2 भाई जैसे हैं, तो दोनों भाई में आज न कल ये प्रकृति का नियम है कि उसको अलग हो जाना है। जैसे बांस का जो बीज निकलता है ना, अंकुरित होता है ना, उसी समय वो अलग हो जाता है। तो उसी तरह से 2 भाई हैं, तो दोनों अपना अलग अलग अपना बसेरा बनाए हुए हैं। अब हमारे यहाँ का या वहाँ का ये अपना अपना मन का बात है कि किसके मन में क्या चलता है, किसके मन में क्या नहीं चलता है, किसी के मन को हम नहीं जानते। हम लोगों के मन में केवल ये है कि धर्म के भावना से जा रहे हैं, और प्रयास हम लोग जहाँ तक होता है अच्छा ही होगा। और प्रयास ये करते हैं कि हर आदमी व्यक्ति इस ओर चलने का प्रयास करे, धर्म की विजय यात्रा को बनाए रखें, और हर आदमी इस पथ पे चल करके अपना उज्जवल भविष्य बनाए। यही हम लोगों का ध्येय रहता है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल खोलने के लिए नागरिक मोर्चा और श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में शहीद भगवान लाला स्मारक स्थल पर 1 दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। सत्याग्रह के माध्यम से लोगों ने गरीबों के हित में आई हॉस्पिटल को खोलने के लिए जिला प्रशासन से आग्रह किया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल, उषा किरण श्रीवास्तव सहित कई लोग मौजूद थे। आई हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर में एकमात्र आँख अस्पताल है, जहां गरीब कमजोर तबके के लोगों का इलाज निःशुल्क हो या कम से कम शुल्क लेकर किया जाता है। जहां पर मैं समझता हूं कि जब से मुझे अकल हुआ तब से मैं जानता हूं कि यहाँ आई हॉस्पिटल है। करीब 38-40 वर्षों से यह अस्पताल लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों का आँख का ऑपरेशन कर चुका है। 4-5 लाख मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चुका है। अनेकों प्रकार की सुविधा गरीबों को ऑपरेशन के समय, ठंड के समय में उनको कंबल, भोजन, चश्मा सब निःशुल्क दिया जाता था। लेकिन आज कई महीनों से मानवीय भूल के कारण इस अस्पताल को बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन, राज्य सरकार
उच्चतम न्यायालय, सभी जगहों पर इसकी केस चल रही है और सभी लोगों से अनेकों संस्था यह अपील कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि गरीबों को हित को ध्यान रखते हुए आप आई हॉस्पिटल को खुलवाया जाए। हाँ, आज भी इस सत्याग्रह के माध्यम से हम प्रशासन, सरकार और प्रबंधक जो है आई हॉस्पिटल का, हम मांग करेंगे कि जो गरीब है, जो निर्धन है, उनको मुआवजा दिया जाए। सांसद महोदय ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मुजफ्फरपुर की ये जो सदर हॉस्पिटल है, उस सदर हॉस्पिटल में 10 साल से एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हुआ। और इसमें कमी तो सांसद महोदय का है। नहीं, मैं कमी सरकार की कमी है। और सरकार, सुनिए, सरकार अगर नहीं, जनप्रतिनिधि हैं, नहीं, मेरी बात समझिए, आप जनप्रतिनिधि तो हर जगह पर तो हम लोग उनको वोट दिए हैं और वो सदर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं कर पाए तो सांसद महोदय का गलती है। तो वो आपका कहना एकदम सही है। सांसद महोदय ने अगर एक्सेप्ट किया मैं कोई काम यहाँ नगरपालिका समिति में नहीं करा पाया, तो मैं अगर इस बात को दोषी तो मैं हूँ ही, लेकिन इस बात को तो एक्सेप्ट करने की जरूरत है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सेप्ट तो कर रहा है कि हाँ वहाँ नहीं हुआ, सांसद हो करके, तो मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस बात को, नाकामी जो भी हो, लेकिन मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि जब वहाँ पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता है, उसके बाद वहाँ से कमेटी, दिल्ली की कमेटी आई जो कि मैटरनिटी हॉस्पिटल का, उन्होंने जब देखा यहाँ के सदर हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो संक्रमित, सभी लोग संक्रमित हो जाएगा। तब ये भी आप ही लोगों ने निकाला है न्यूज़ के अंदर में। उसके बाद में क्या ऐसी कोई स्थिति हुई कि उसको बंद कर दिया गया? और उसके अंदर सिविल सर्जन जो बैठे हैं, जब वो अपने ही संस्था को नहीं ठीक कर सकते हैं, वो अपनी संस्था में कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, दूसरी संस्थाओं को बंद करने का, जो कि समाज का काम कर रही है, उसको बंद करने का क्या पावर है? हम लोग तो डिमांड कर सकते हैं। आपसी कटुता समाप्त कर समाज को संगठित करने के संकल्प के साथ रविवार को भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट मुजफ्फरपुर महानगर इकाई का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन चक्कर मैदान स्थित एक निजी स्कूल के सभागार में आयोजित हुआ। इस अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए, जिसमें आगामी 3 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित करने, मुजफ्फरपुर जिले में फ्रंट का 25,000 सदस्य बनाने, शहर के हर टोले मोहल्ले में समाज के लोगों को जागृत कर सशक्त संगठन बनाने, संगठन में छात्र, युवा व महिलाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही अपने पुरखों की तरह समाज के अन्य वर्गों के साथ आपसी सद्भाव, भाईचारा कायम रखना आदि प्रमुख है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि हमारा फ्रंट न काहू से दोस्ती न काहू से बैर के सिद्धांत पर काम करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। हम अपने समाज को सशक्त बनाकर दूसरे के लिए सहायक बने, यह हमारी प्राथमिकता है। वहीं फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि हमारा समाज आज भी काफी सशक्त और प्रभावी है। हम अपने को और अधिक सशक्त कर दूसरे को मददगार बनाना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी बुराइयों को त्याग कर समाज की मजबूती और नवनिर्माण में अपनी योग्यता का भरपूर उपयोग करें। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से सुनील कुमार सिंह को फ्रंट का महानगर का अध्यक्ष, कादम्बिनी ठाकुर महिला प्रकोष्ठ को जिलाध्यक्ष और सोनी तिवारी को महानगर का महिला अध्यक्ष चुना। आज मुझे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का मुजफ्फरपुर का महानगर अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि बहुत ही गौरव की बात है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि महिलाओं में इतनी जागृति अब आएगी। हमारे समाज के जो भी पुरुष भाई लोग हमें ये मौका दे रहे हैं, तो ये महानगर अध्यक्ष का पद के लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
और आगे इस कार्य को बढ़ाने के लिए अपने महानगर अध्यक्ष होने के कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैं पूरे मुजफ्फरपुर से महिलाओं को एकत्रित करूंगी। और अभी 1 साल से हम लोगों का सिर्फ महिलाओं का एक भूमिहार महिला का एक ग्रुप था जिसमें हम लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन अब भाई लोगों का भी सहयोग मिला है जो कि उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के और हिस्सा लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मेरे कार्य को देखते हुए हमारे भाइयों ने और हमारे अभिभावकों ने हमको इतना अच्छा पद दिया है। उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनको विश्वास दिलाती हूँ कि जो मुझे कार्यभार दिया गया है मैं उसे बखूबी और ईमानदारी तरीके से निभाऊंगी। जिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष का पदभार मैं संभाल रही हूँ और आज हम लोगों ने मुजफ्फरपुर की कोर कमेटी का घोषणा किया। मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष के रूप में कादम्बिनी जी का ठाकुर का चुनाव किया गया और महानगर अध्यक्ष के रूप में सोनी तिवारी जी को बनाया गया। और हम लोग सामाजिक फ्रंट का जो भी उत्तरदायित्व है उसमें हम महिलाएं कदम से कदम मिलाकर सामाजिक फ्रंट के उत्तरदायित्व को पूरा करेंगी। और जो राज्य स्तरीय बैठक है उसमें हम महिलाएं भी पुरुष वर्ग के साथ हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट बिल्कुल स्पष्ट है कि यह फ्रंट पूरे राज्य में समाज को संगठित कर, मजबूत कर, संघर्षशील बनाकर समाज के दूसरे वर्ग के लिए सहायक बने, इसी लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में महानगर की बैठक हुई है फ्रंट का, जिसमें सैकड़ों के तादाद में हमारे समाज के लोग उपस्थित थे। बैठक में सदस्यता अभियान पर तो चर्चा चली ही चली है। एक बात बहुत क्लियर कट किया गया है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और यदि कोई हमें छेड़ेगा तो फ्रंट का स्टैंड है, हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई दूसरे लोग हों, बहुत क्लियर है। और एक महत्वपूर्ण आज ये सूचना आपको देना है कि आगामी 3 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 2022 में हम किन किन प्रमुख विषयों पर काम करेंगे उस पर अंतिम मोहर लगेगा। और साथ ही यह 2022 फ्रंट के लिए चुनौती का वर्ष है और हम इस चुनौती के वर्ष में संगठन को धारदार, संघर्षशील, मजबूत बनाने का हर स्तर पर प्रयास करेंगे। आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के ग्रेटर मुजफ्फरपुर, महानगर मुजफ्फरपुर की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत जी के साथ हमारे कोषाध्यक्ष और सभी पदाधिकारी आए थे। लगभग इस शहर से 250 लोग भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज से कोने कोने से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुँचे और उसमें 50 महिलाएं भी आई। हम समझते हैं कि आज के दिन यह महानगर के लिए सौभाग्य का दिन है कि इतनी संख्या में इससे लोग जुड़े हैं और इसमें आज महानगर के अध्यक्ष सेंट्रल बैंक में काम किए हुए ग्रामीण बैंक में अनुभवी ये अध्यक्ष सुनील कुमार जी को अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही सोनी जी को महिला मोर्चा महानगर के अध्यक्ष बनाया गया है। हम समझते हैं कि जो हम लोगों को, जो हमारे पूर्वजों की जो देन थी, जो लुप्त हो गया था, समाज को जोड़ने का, हम अपने में संगठित होने का संकल्प लिए हैं। महाकाल सेवा दल की 7वीं वर्षगांठ पर दल की ओर से सर्वप्रथम बाबा गरीबनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक हुआ और संध्या रात्रि में बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया गया, जिसमें सभी सदस्यों और भक्तों ने बाबा गरीबनाथ से विनती की जल्द से जल्द कोरोना महामारी खत्म हो। साथ ही भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। महाश्रृंगार बाबा गरीबनाथ धाम के महंत आशुतोष पाठक और सन्नी पाठक ने सर्वप्रथम बाबा गरीबनाथ का दूध, दही, घी और शक्कर से स्नान करवाकर किया गया। बाबा गरीबनाथ का फूलों से भी महाश्रृंगार किया गया।
अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि सभी के प्यार और आशीर्वाद से बाबा गरीबनाथ की नगरी में सेवा करते हुए 7 साल हो गए, जिसमें दल के सभी सदस्यों ने बाबा गरीबनाथ धाम से विनती की कि ऐसे ही बाबा गरीबनाथ नगरी में आए हुए भक्तों की सेवा करते रहें हमेशा। मौके पर मुख्य अतिथि संजीव शर्मा, वार्ड पार्षद केपी पप्पू, मीडिया प्रभारी आकाश सिंह राजपूत, रोहित, दल से जुड़े सभी सदस्य मौजूद थे। महाकाल सेवा दल के तरफ से आज इस विशेष दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। आकाश चौधरी जी के नेतृत्व में और इनके पूरे महाकाल दल के सेवा दल के सभी सदस्यों ने मिलकर एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए आप ये सभी दल के सभी साथी धन्यवाद के पात्र हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्या कुछ किया गया? आज हम लोग को बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में सेवा करते हुए पूरा 7 साल हो गया है, तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग वर्षगांठ मनाते हैं। बाबा के पूजा कर करके मतलब सबसे पहले हम लोग पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम लोग कोई काम करते हैं। तो आज दिन में सर्वप्रथम बाबा का रुद्राभिषेक किया गया बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में हमारे दल के उपाध्यक्ष के द्वारा, और अभी हमारे पूरे संगठन के तरफ से बाबा गरीबनाथ का श्रृंगार कर प्रसाद वितरण किया गया। रविवार को खुदीराम बोस स्टेडियम में आयोजित बिहार राज्य सेस्टोबॉल टीम का चयन किया गया। बिहार के पटना, रोहतास, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, अरवल, आरा, शिवहर, औरंगाबाद, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, बक्सर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। बिहार टीम के चयनित खिलाड़ी 4 मार्च से 6 मार्च संगरूर, पंजाब में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर सीनियर सेस्टोबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी। बिहार सेस्टोबॉल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने खिलाड़ियों का स्वागत किया एवं उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। डॉक्टर फिरोजुद्दीन फैज, अभय कुमार, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण प्रसाद, आदित्य कुमार, सूर्यदीप और बिहार संघ के सभी सदस्य उपस्थित हुए एवं खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। सेस्टोबॉल संघ के महासचिव अखिलेश कुमार मनी ने सभी खिलाड़ियों और अतिथियों का स्वागत किया। सभी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। सेस्टबॉल का राष्ट्रीय खेल हो रहा है पंजाब के संगरूर में। संगरूर में एक जगह है लहरगागा, वहाँ पर ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि बिहार से यहाँ पर आज उन खिलाड़ियों का चयन हो रहा है जो लोग वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। तो उसमें 13 जिले के खिलाड़ी यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं और उनका चयन चल रहा है और चयन के प्रक्रिया के बाद इन लोगों को वहाँ भेजा जाएगा खेलने के लिए नेशनल। इसीलिए यह आयोजन जो अभी हो रहा है वह खिलाड़ियों के चयन का आयोजन हो रहा है। पहले तो ये 4 मार्च से 6 मार्च तक संगरूर के लहरगागा जगह पे पंजाब में है, वहाँ आयोजन है राष्ट्रीय प्रतियोगिता का, जूनियर और सीनियर का। और बिहार टीम 1 तारीख को संगरूर के लिए प्रस्थान करेगी, क्योंकि 3 को रिपोर्टिंग है तो 2 के रात तक पहुंचेगी। यहाँ लगभग 11 से 12 जिले आ चुके हैं। मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, सासाराम, जहानाबाद, समस्तीपुर, मधुबनी, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुंगेर, अरवल, ये करीब 12 टीम आ चुकी है और सबका चयन होगा। यहाँ से खिलाड़ी जाएंगे और हमारे साथ सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास नेशनल 9 रेफरी हैं, जिनका भी बुलाहट है, जिसमें 4 आदमी का बुलाहट हुआ है। आज के चयन में सीनियर, जूनियर, बॉयज, गर्ल्स। हाँ, सीनियर अंडर 19 और 19 प्लस बॉयज गर्ल्स दोनों। वैशाली में निकी स्कूल ऑफ क्रिकेट द्वारा प्रायोजित निकी मेमोरियल कप का शुभारंभ 15 फरवरी से होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न जिले की 32 टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट के आधिकारिक ब्रांड प्रमोटर उन्मुक्त चंद होंगे, जिन्होंने अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप में कप्तानी शतक लगाकर भारत को चैंपियन बनाया था। आईपीएल में भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और अब वे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के हिस्सा हैं। इस टूर्नामेंट में वैशाली जिले से मुख्य टीमें महुआ, राजापाकर, हाजीपुर, सिंधुवाड़ी आदि के प्रमुख में हैं, जबकि मुजफ्फरपुर से गोबरसही, कांटी, मरवन के कई क्षेत्रों से टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में 500 से अधिक खिलाड़ी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सभी मैचों का सीधा प्रसारण यूट्यूब और फेसबुक जैसे माध्यमों से किया जाएगा।
आपके प्रदेश में साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट निक्की मेमोरियल कप का आगाज 15 फरवरी को राजा पाकर वैशाली में होने जा रहा है। जिंदगी एक खेल का मैदान है, यह खुद को तय करना है आप खिलाड़ी बनकर जीते हैं या आम इंसान बनकर। इसकी गूंज हर गांव और शहर तक पहुंच चुकी है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के भूतपूर्व कप्तान उन्मुक्त चंद इस टूर्नामेंट के ब्रांड प्रमोटर होंगे। बिहार ग्रामीण क्षेत्र में निक्की स्कूल ऑफ क्रिकेट निक्की मेमोरियल कप का आयोजन करने जा रही है, जिसका आप भरपूर आनंद लें। इस क्रिकेट के महापर्व में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 32 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जहां 500 से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव स्कोरिंग का आप घर बैठे आनंद ले सकते हैं। मैं उन्मुक्त चंद इंडियन क्रिकेटर एक स्पोर्ट्स स्कूल के फायदों के बारे में बात करना चाहूँगा। निक्की स्कूल ऑफ क्रिकेट इसका एक बहुत ही लचीला पाठ्यक्रम है। यहाँ बहुत ही अनुभवी और काफ़ी मदद करने वाले स्टाफ्स हैं। वे खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा को व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ के NIS सर्टिफाइड कोच खुद के अपने कौशल और विभिन्न अनुभवों को उजागर करने पर भरोसा रखते हैं कि खिलाड़ी अपने खेल को विकसित कर सकें और भविष्य में बहुत ही शानदार क्रिकेटर बन सकें। जिंदगी एक खेल का मैदान है, यह खुद को तय करना है आप खिलाड़ी बनकर जीते हैं या आम इंसान बनकर। आप खेल प्रेमी बनकर जीते हैं या भागदौड़ की जिंदगी में खोने वाले। बिहार ग्रामीण क्षेत्र में निक्की स्कूल ऑफ क्रिकेट निक्की मेमोरियल कप का आयोजन करने जा रही है, जिसका आप भरपूर आनंद लें। यह राजा पाकर जिला वैशाली बिहार में 15 फरवरी से 25 मार्च के बीच में खेली जाने वाली है। बिहार के सभी ग्रामीण वासियों से अपेक्षा है कि आप क्रिकेट को और हर खिलाड़ियों का जो इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाएं। अन्य जानकारी आप nikkischoolofcricket.com पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Okay. Okay.